सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 6 में जो कृषक नामक कविता है जिसे मैथिली शरण जी गुप्त ने लिखा है, उसे हमने पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसके शब्दार्थ हमने समझ लिए हैं और प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। मौखिक समझ लिए हैं, लिखित हमने आपको पिक भेजा है, तो आपको रफ में लिखना है मौखिक तो, और फेयर में लिखेंगे आप लिखित वाले प्रश्नोत्तर। और जो पंक्तियां सही करनी थी वो भी हमने कर लिया, जीने की राह भी हमने कर ली बेटा। और अब बारी आती है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में सबसे पहले है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख के 8 शब्द हैं: शोणित, भूतल, समतोष, गर्जन, वज्र, विश्राम, कृषक और शीत। ये 8 शब्द हैं। इनका उच्चारण आपको 2 या 3 बार करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। दूसरा है तवासा का अर्थ है गरम, माने तवे के जैसा गरम। किसी चीज़ की तुलना करने के लिए शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए सा लगाया जाता है ना। योजक चिन्ह होता डैश, 2 चीज़ों को जो जोड़ता है, उसका प्रयोग करते हुए हम सा लगाते हैं। और कविता में आए इन शब्दों में सा जोड़कर शब्द युग्म बनाइए और उनसा वाक्य प्रयोग करिए। शब्द युग्म मैंने शब्दों का जोड़ा। पहला शब्द है रवि। रवि को हमने बनाया रवि सा, इसका वाक्य बनाया है उसका मस्तक रवि सा चमक रहा है। तो रवि सा के नीचे हमने अंडरलाइन किया ताकि समझ में आए कि हमने इस शब्द युग्म से वाक्य बनाया है। मैं आपके हेल्प के लिए वाक्य बता रही हूँ बेटा, लेकिन आपको वाक्य अपने खुद ही बनाने हैं, अपने ओन। दूसरा है वज्र। वज्र का लिखा हमने वज्र सा, उसने वज्र सा वचन अपने मुख से निकाला। ग है मौत, मौत सा, खाई देखकर मौत सा अनुभव हुआ, मौत के समान, मौत के जैसा। अब तीसरा है वाक्य में कुछ क्रियाएं यह बोध कराती हैं कि वे काम मुख्य क्रियाएं माने क्रिया के पहले संपन्न हो चुकी हैं, मूल क्रिया के पहले संपन्न हो गया है। लेकिन ऐसी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। मतलब पूर्वकालिक माने पहले के समय, जो क्रिया है उसके पहले ही हो चुकी हैं, है ना। पूर्वकालिक क्रियाएं सामान्य क्रियाओं या प्रेरणार्थक क्रियाओं से बनाई जाती हैं। इसके लिए क्रिया के साथ कर जोड़ा जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में कर जोड़ दिया तो पढ़कर, और पढ़ाना में हमने कर जोड़ दिया तो पढ़ाकर। आया समझ में बेटा। अब उसके बाद है इन क्रियाओं से बनी पूर्वकालिक क्रियाएं लिखिए। सामान्य क्रिया और इधर पूर्वकालिक क्रिया। खाना, खाना की पूर्वकालिक क्या होगी? खाकर। ख है कड़कना, कड़कना की पूर्वकालिक क्रिया कड़क कर। और ग की ढलना, ढलना से ढलकर, पहुँचना से पहुँचकर। सुखाना, सुखाना की पूर्वकालिक क्रिया है सुखाकर। जलाना की पूर्वकालिक क्रिया जलाकर। और चलाना से चलाकर, जगाना से जगाकर। अब है प्रश्न 4। इन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। क है रवि। रवि के 3 समानार्थी शब्द हम आपको बता रहे हैं: दिनकर, सूरज, सूर्य। भास्कर भी होता है, दिनेश भी होता है, आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। ख है अनल। अनल के 3 समानार्थी शब्द हैं: आग, अग्नि और पावक। भू के 3 समानार्थी शब्दों को बेटा हम पर्यायवाची भी कहते हैं। भू का है धरा, धरती और वसुधा। घ है तन। तन का है शरीर, काया और बदन। अंग है, अंग का गगन। गगन के 3 समानार्थी हैं: आकाश, नभ और अंबर। च है घर। घर के 3 समानार्थी हैं बेटा: गृह, आलय और सदन। ये शब्द हमारे समानार्थी हो गए। अब प्रश्न 5 है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। माने जो अक्षर है उनको अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे कृषक, कृषक में आधा क और उसमें री की मात्रा जुड़ेगी, है ना। तो ये री की मात्रा है, तो हमने क आधा और री लिखा, फिर श आधा और क आधा और तो ये हमारा कृषक बना है। ख है विश्राम। तो वह आधा, इसमें छोटी की मात्रा लगी तो हमने छोटा ई लिखा है इसमें।
फिर श आधा और र आधा, और उसमें हमने क्या जोड़ा, आ, फिर म आधा और अ, ये विश्राम बन गया बेटा। ग है मध्याह्न, म आधा उसमें अ जोड़ा है हमने, ध आधा, य आधा उसमें आ जोड़ा है, आ की मात्रा लगी है ना यहाँ में, और ह आधा, न आधा और अ, ये जुड़ के मध्याह्न बना है। स्त्री आधा स, उसमें हमने आधा त जोड़ा है, और र आधा और बड़ी की मात्रा स्त्री हो गया। वर्षा अंग वाला है वर्षा, वर्षा में व आधा अ जोड़ा है हमने, र आधा और श आधा और आ, ये सब मिलके वर्षा बन गया है। आया समझ में? और ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था बेटा, नई चीज़ नहीं है ये, है ना। और 6 है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य मैं आपके हेल्प के लिए बता रही हूँ बेटा, लेकिन आप अपने खुद के वाक्य बनाएंगे। मैदान, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है। ख है भोजन, हमें भोजन समय पर करना चाहिए। ग है ईंधन, ईंधन में फ्यूल, बलीता, है ना, लकड़ी वगैरह जो अपन जलाते हैं उसके लिए आया। भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद है घ, घ का शब्द है पसीना। धूप में पसीना आने पर भी किसान खेती करता रहता है। तो ये हमारे वाक्य भी हो गए बेटा। अब प्रश्न 7, जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है रोटियां के लिए, यह कथन सही है। रोटियां जो है क्या एक वचन पुल्लिंग शब्द है? नहीं। यह बहुवचन पुल्लिंग शब्द है? नहीं। यह एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है? नहीं। रोटियां बहुवचन है बेटा और स्त्रीलिंग में आता है, तो नंबर 4 आपका सही है। यह बहुवचन और स्त्रीलिंग शब्द, नंबर 4 पर आप टिक कर लें। ख वाला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? खेत और काम तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव आप जानते हैं ना। तत्सम जो संस्कृत और हिंदी में एक जैसे प्रयुक्त होते हैं उन्हें संस्कृत कहते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। और जो शब्द बदल जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं हम, जो नहीं बदलते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते उनको हम तत्सम, एज इट इज, है ना। इनमें से कौन सा कथन सही है? खेत और काम तत्सम है। काम तत्सम शब्द है जबकि खेत तद्भव शब्द है। खेत और काम तद्भव शब्द हैं, सही है, दोनों बदल चुके हैं। कृषि से खेत बना है, और क्षेत्र, क्षेत्र होता है संस्कृत में और इसमें खेत हो गया है। और काम कार्य होता है संस्कृत में, हिंदी में आके काम बन गया है, तो ये तद्भव हो गए, बदल गए, परिवर्तित शब्द। और खेत तत्सम शब्द ये गलत है। ग वाला है, यह संयुक्त अक्षर वाला शब्द नहीं है। वर्षा, गर्जन, कृषक और वज्र, देखिए सब में संयुक्त मतलब जुड़े हुए अक्षर हैं। इसमें श में र जुड़ा है ऊपर, इसमें ज में ऊपर र जुड़ा है, और वज्र में भी ज में नीचे र जुड़ा है, और कृषक में कोई अक्षर नहीं जुड़ा है, वो मात्रा है ना, क में री की मात्रा, तो कृषक में हम टिक करेंगे। अब है बेटा रचना का संसार। भारतीय किसान, इस विषय पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पिक्चर बनाकर एक अनुच्छेद लिखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। भारतवर्ष में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल। इन फसलों के बारे में एक परियोजना तैयार कीजिए, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमारी फसलें कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अनावृष्टि, तूफान, अनावृष्टि बाढ़ आती है, हमारी खूब बारिश होती है आदि के कारण बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाती है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आप पता कर सकते हैं गूगल पे जाके, नेट पे जाके। और चौथा है गेहूं और चावल, ये दोनों भारत के प्रमुख अनाज हैं। भारत के मानचित्र में उन क्षेत्रों को दर्शाइए जिनमें इन अनाजों की भरपूर खेती की जाती है। तो बेटा ये हमारा पार्ट समाप्त हो गया। इसमें जीने की राह और रचना का संसार, इसमें जितनी चीज़ें आई हैं सब में से एक ही चीज़ आप अपनी कॉपी के लास्ट में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखेंगे ना, 2 या 3, उनके उत्तर लिखने के बाद एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। इन सभी चीज़ों में से एक चीज़ आप करेंगे चित्र के साथ, है ना। और ये पार्ट हमारा समाप्त हो गया। आपका गृह कार्य यही है, ये जो पुस्तक अभ्यास है इसको आपको पूरा करना है और याद भी करना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।